हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 15 को सोल्व करने वाले हैं, हमारा पर्यावरण। अगर आप इस सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारित तंत्र है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा है जो कृत्रिम इको सिस्टम है। तो क्या हो जाएगा, हमारा खेत हो जाएगा। जो खेत है वो क्या है, एक कृत्रिम परितंत्र है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो आपने पढ़ा कि आहार श्रृंखला में सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होता है। उत्पादक के बाद दूसरे स्तर पर क्या होता है, शाकाहारी होता है। और तीसरे स्तर पर क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा मांसाहारी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक पारितंत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है। तो आपने पढ़ा होगा क्या पारितंत्र क्या होता है कि जब प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक परिवर्तन के साथ साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पारितंत्र में जीवधारी और निर्जीव दोनों को रखा गया है। अगला है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा मात्र 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। आपने पढ़ा होगा कि आहार श्रृंखला में अगले स्तर पे कितना 10% ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो कह रहा है कि हमारा जो चौथा जो स्तर है इस डायग्राम में, उसमें ऊर्जा कितना 5 केजी जूल है। तो मतलब उत्पादक मतलब कि प्रथम स्तर पे ऊर्जा क्या होगा। तो जब चौथा में 5 है तो तीसरा में कितना हो जाएगा, 50 केजी जूल हो जाएगा। तो दूसरे में कितना 500 केजी जूल हो जाएगा। और पहले में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5000 केजी जूल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 5000 केजी का 10% कितना हो जाएगा, 500। 500 का 10% 50 और 50 का 10% 5। और चौथे में 5 दे रखा है, इसलिए उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी उपलब्ध होगी, 5000 केजी जूल। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। पांचवा कहता है कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाती है। तो किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण पीड़कनाशियों को प्रत्येक उच्चतर पोषीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा को एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है। तो वो जो ओजोन परत का क्षय है वो किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो जो वे जीव जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके करते हैं वो क्या कहे जाते हैं, उत्पादक कहे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे क्या मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्पादक। कि ये जो होते हैं वो सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पारितंत्र में एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए 10% ऊर्जा उपलब्ध होती है, वो किस रूप में जाती है। तो हमने पढ़ा हो कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर पर ऊर्जा भोजन के रूप में जाती है। और जो भोजन होता है वो क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा का रूप है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि किसी उच्चतर पोषीय स्तर के लिए जीव जो निम्न पोषीय स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या बनाते हैं। तो उच्चतर पोषीय स्तर के जीव जो निम्न पोषीय स्तर के अंतर्गत आने वाले जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वे आहार जाल का निर्माण करते हैं।
एक होता है आहार श्रृंखला। क्या होता है कि एक पोषीय स्तर से जब दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो उससे क्या बनता है, आहार श्रृंखला बनता है। तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। जो उच्चतर पोषीय स्तर के जीव निम्नतर पोषीय स्तर के अंतर्गत आने वाले जीवों से अपना भरण पोषण करते हैं, वो आहार जाल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तो क्या होता है। तो जब मानव अत्यधिक यूवी किरणों से प्रभावित हो जाते हैं तो पहला तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है और दूसरा उनको त्वचा कैंसर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन केवल गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल है। अब जैव निम्नीकरण वस्तुएं क्या होती है कि मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके मतलब अपशिष्ट पदार्थ मतलब उसके सिंपलेस्ट टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, मगर जो प्लास्टिक पॉलीथीन है ये क्या है, गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। तो कहता है कि वो ग्रुप का चुनना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैर जैव निम्नीकरण है। तो पहला में लकड़ी और चमड़ा जो जैव निम्नीकरण है तो ये नहीं होगा। दूसरा है पॉलीथीन, प्रक्षालक और पीवीसी, इस ग्रुप में तीनों है जो गैर जैव निम्नीकरण है। और जो चौथा है प्लास्टिक, बैकेलॉट और डीडीटी, इस ग्रुप में भी जो तीनों है वो क्या है, गैर जैव निम्नीकरण है। तो हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा 2 तथा 4। ये 2 तथा 4 है उसके सारे ग्रुप में क्या है, गैर जैव निम्नीकरण वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किसी आहार श्रृंखला में पोषीय स्तरों को निम्नलिखित में कौन सीमित करता है। तो किसी आहार श्रृंखला में पोषीय स्तरों को कौन सीमित करता है कि उच्चतर पोषीय स्तरों पर जाते जाते क्या होता है, ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा कि उच्चतर पोषीय स्तरों पर ऊर्जा में कमी हो जाने के कारण पोषीय स्तरों की संख्या क्या होता है, नियंत्रित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही नहीं है। तो कहता है ये जो 4 कथन दिए गए इनमें कौन सही नहीं है। तो कहता है सभी हरे पौधे नीले और हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। तुम्हारा पहला जो ऑप्शन है वो सही है क्योंकि सभी हरे पौधे नीले और हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। अगला कहता है कि हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है जो गलत है। हर एक पौधे अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये कथन है जो सही नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता। कहता है ये जो 4 ग्रुप दिए गए इनमें कौन कौन सा है जिसमें आहार श्रृंखला का संगठन नहीं हो रहा है। तो पहला आप देख सकते हैं कि इसमें घास, खरगोश, भेड़िया और शेर है। तो पहला घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया और भेड़िया को कौन खा जाएगा, शेर। तो इसमें आहार श्रृंखला का गठन हो रहा है। जो दूसरा है इसमें घास खाने वाला कोई नहीं है, तो ये आहार श्रृंखला नहीं हो रहा, मतलब जो उत्पादक है उसको खाने वाला कोई नहीं है। तीसरा भी है इसमें भी घास खाने वाला कोई नहीं है, तो इसमें भी उत्पादक खाने वाला कोई नहीं है। तो ये जो 2 ग्रुप है इससे आहार श्रृंखला का गठन नहीं हो रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा की प्रतिशतता लगभग होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सभी हरे पौधे हैं जो मात्र 1% सौर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दिए गए चित्र 15.1 में पिरामिड में विभिन्न पोषीय स्तर दिखाए गए हैं, बताइए किस पोषीय स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो किसी भी मतलब आहार श्रृंखला में या आहार पिरामिड में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होती है वो किसके पास होती है, उत्पादक के पास होती है। तो पोषीय स्तर क्या है, T1 पर होगा, जो क्या होगा, सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में से यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा। यदि आहार श्रृंखला में हिरण को निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि घास खाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जो घास की समिष्ट है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और चूंकि बाघ के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा इसलिए बाघ की समिष्ट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी परितंत्र में अपघटक, किसी भी परितंत्र में अपघटक जो होते हैं वो जो जैव पदार्थों को किसमें, अकार्बनिक रूप में बदलते हैं। मतलब जैव पदार्थ मतलब कार्बनिक रूप होते हैं जैव पदार्थों के, जिसको तोड़कर अकार्बनिक रूपों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
कहता क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा का रूपांतरण किस दिशा में होगा। अब चूंकि जो टिड्डा है वो जिसको ग्रास ऊपर कहते हैं वो क्या खाता है, घास खाता है। टिड्डा घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। और टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खाता है। अब टिड्डा चूंकि घास उत्पादक को खा रहा है इसलिए टिड्डा क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और मेढक चूंकि प्राथमिक उपभोक्ता को खा रहा है इसलिए मेढक होगा वो क्या होगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण किससे हो रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा में। तो दोस्तों ये थे क्लास 10 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।